हेलो हेलो हेलो। कहां तक हुआ है? 101। अरे सिंपल वाला पीपीटी बोले थे, नहीं दिया? हाँ, आ जाइए। 101 में द्वितीयक ईंधन के रूप में शामिल है, बताइए कौन है द्वितीयक ईंधन? चारकोल, डीजल और कोक। आप कहेगा ये द्वितीयक ईंधन क्या होता है? वैसे लिखिएगा, द्वितीयक ईंधन वैसा ईंधन होता है, द्वितीयक ईंधन वैसा ईंधन होता है जो प्राथमिक ईंधनों से बनता है। द्वितीयक ईंधन वैसा ईंधन होता है जो प्राथमिक ईंधनों से बनता है। द्वितीयक ईंधन वैसा ईंधन होता है जो प्राथमिक ईंधनों से बनता है। द्वितीयक ईंधन वैसा ईंधन होता है जो किससे बनता है? प्राथमिक ईंधन से बनता है। बताइए, तो कोयला जानते हैं आप? अरे कोयला जानते हैं? कोयला कितने प्रकार का? पहले तो कोयला की अगर हम बात करें तो कोयला को हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्योंकि जीवाश्म जब बहुत दिनों तक नीचे जमीन के अंदर होता है तो क्या प्राप्त होता है? कोयला। अब कोयला में अगर प्रतिशत कार्बन की हम बात करें तो एंथ्रासाइट सबसे ज्यादा, उससे कम बिटुमिनस, उससे कम लिग्नाइट और उससे कम पीट। सबसे ज्यादा क्या? एंथ्रासाइट। उससे कम क्या? बिटुमिनस। उससे कम लिग्नाइट, सबसे कम पीट। तो सबसे ज्यादा आपको याद ना रहे, याद ना रहे तो कैसे याद रखना है? देखिए, AbLp है। ए फॉर एंथ्रासाइट। ए फॉर कौन कोयला? एंथ्रासाइट कोयला। सबसे ज्यादा कार्बन का प्रतिशत किसमें होता है? एंथ्रासाइट। उसके बाद ये होता है बिटुमिनस। बिटुमिनस इसी को हम लोग घरेलू कोयला भी कहते हैं। कौन कोयला कहते हैं? या इसी को हम लोग मुलायम कोयला भी कहते हैं। और उसके बाद L4 हो गया कौन कोयला? लिग्नाइट। P4 कौन कोयला? पीट कोयला। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे घटिया कोयला कौन? पीट कोयला। सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट, उससे कम बिटुमिनस, उससे कम लिग्नाइट, और सबसे कम कौन? पीट कोयला। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। सबसे खराब कोयला? सबसे खराब कोयला, सबसे खराब कोयला। सबसे खराब कोयला कौन कोयला? पीट कोयला। हाँ, हो गया। याद कैसे रखना है? AbLp, 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 AbLp। हो गया? अरे हुआ। आज कोयला को कौन ईंधन कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। द्वितीयक ईंधन किसे कहते हैं? जो प्राथमिक से निकल कर आता है। जो किससे निकल कर आता है? वैसा ईंधन जो प्राथमिक से निकल कर आता है उसे कौन ईंधन कहते हैं? द्वितीयक ईंधन। बढ़े? द्वितीयक ईंधन में चारकोल, डीजल, कोक। चारकोल, डीजल और कोक। ये वो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में जिसका नाम है नेप्थलीन। नाम सुने हो? नेप्थलीन होता है। कभी ठंडा का कपड़ा को अगर आप बक्सा वगैरह में बंद करके रखते हैं तो एक टेबलेट डाल देते हैं, वही होता है नेप्थलीन की गोली। किसकी गोली? ये मौत यानी कीड़ा भगाने के काम आता है। मौत बोले तो कीड़ा भगाने के काम आता है। कीड़ा भगाने के काम आता है। मौत यानी कीड़ा भगाने के काम आता है। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि भैया बताओ कि नेप्थलीन जो है वो किस काम में आता है? मौत यानी क्या भगाने के? कीड़ा भगाने के।
नेप्थलीन की गोली, किसकी गोली? नेप्थलीन की गोली क्या भगाने के काम आता है? कीड़ा यानी मौत भगाने के काम आता है। बढ़े। कोयला बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कार्बोनाइजेशन। कोयला बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कार्बोनाइजेशन। क्योंकि कोयला में क्या होता है? कार्बन। कोयला में क्या होता है? कार्बन। और यह बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्बोनाइजेशन। लिखे। बता, किस पदार्थ को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर कोक की प्राप्ति होती है? कोयला। कोयला को जब वायु की अनुपस्थिति में गर्म करोगे तो क्या बनेगा? कोक। कोयला को आप वायु नहीं दो, इसको गर्म करना शुरू करो तो कोक बन जाएगा। कोक को और गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा? कोलतार। क्या बन जाएगा? जिसको आप हम लोग बोलचाल की भाषा में अलकतरा कहते हैं। बता, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिशोधन या प्यूरिफिकेशन या परिष्करण। और ये कौन विधि होता है? बताओ, बताए थे। कौन विधि होता है? पेट्रोलियम का शुद्धिकरण होता है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। अच्छा बताओ तो, ये याद करो, क्वथनांक में कम का अंतर कि ज्यादा का अंतर? कम का ना अंतर। डीजल, पेट्रोल, केरोसिन। आप बताओ, आसवन विधि में नमक और पानी के बीच ज्यादा का अंतर ना? तो कहते हैं प्रभाजी आसवन, जब क्वथनांक में कम का अंतर हो। क्वथनांक में कम अंतर हो। क्वथनांक में कम अंतर। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों के पृथक करने की प्रक्रिया को परिशोधन या प्यूरिफिकेशन। रिफाइनरी सुने? बरौनी रिफाइनरी। रिफाइनरी क्या है? एक परिशोधन केंद्र है, एक परिष्करण केंद्र है, जिसमें पेट्रोलियम आता है। अब पेट्रोलियम से प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोल, डीजल और केरोसिन बनता है। अब बताओ तो, आसवन विधि द्वारा क्या करते हैं? आसवन विधि द्वारा समुद्री जल का शुद्धिकरण करते हैं। बताओ, इसमें क्वथनांक में कम का अंतर कि ज्यादा का अंतर? नमक और पानी के क्वथनांक में ज्यादा का ना अंतर? नमक 1400 डिग्री सी, पानी कितना डिग्री सी? 100 डिग्री सी। इसमें क्वथनांक में कम का अंतर, अधिक का अंतर। क्वथनांक में अधिक का अंतर। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किसका शुद्धिकरण? पेट्रोलियम का। आसवन विधि द्वारा समुद्री जल का। था आसवन में क्वथनांक में ज्यादा का अंतर की कम का? ज्यादा का। प्रभाजी आसवन में कम का। पढ़े। हो गया। द नेक्स्ट वन इज पेट्रोलियम के परिशोधन। अभी तुरंत बताए हैं, बताओ किस विधि द्वारा? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। प्रभावी नहीं, कौन? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा होता है। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा होता है। किसका शुद्धिकरण? पेट्रोलियम का। बढ़े। अगला बताओ, कोयला गैस का प्रयोग किस गैस में किया जाता है? दोस्त एक काट दो, अब अगर प्रयोग नहीं होता पूछबो नहीं करेगा। कट दिस वन। बता, कोक का उपयोग में मुख्यतः कहां होता है? औद्योगिक निर्माण में, जिससे हम लोग कोलतार बनाते हैं। कोलतार बना के, अलकतरा बना के हम लोग उसका यूज करते हैं रोड बनाने में। औद्योगिक निर्माण में। अरे कोयले ना गर्म करते हैं बिना वायु के, तो कोलतार निकलता है। कोयले को अगर अलग अलग टेम्परेचर पे कोक निकलेगा, कोयले से आपका कोलतार भी निकलता है। वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर कितना ज्यादा और कम है। जैसे पेट्रोलियम से ही पेट्रोल भी निकलता है, डीजल भी निकलता है, डिपेंड करेगा आपका टेम्परेचर कितना है। हो गया।
106 बोले काटने। अच्छा, आप में ही नहीं है, 8 में है, तो 8 7 में देखिए ना क्या है, लाइए। कोयला गैस का मुख्य घटक क्या है? कार्बन। यही ना है, ये तो यहां है, ये है। देखो कार्बन में भी CH4, यही ना है रे। कोयला गैस का मुख्य घटक क्या है? CH4, तो CH4 हो गया, तो मीथेन भी हो गया, और कौन हो गया? हाइड्रोजन, या कार्बन हाइड्रोजन आप कह सकते हैं। यही क्वेश्चन 107 में है क्या? अच्छा, नंबरिंग का उल्टा पुल्टा हो गया हो। मीथेन और हाइड्रोजन। अगला बताओ, विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? देखो, विद्युत धारा जो प्रवाहित करेगा उसे क्या कहेंगे? सुचालक। और जिससे धारा का प्रवाह नहीं होगा, कुचालक। अर्धचालक किसको कहते हैं? अच्छा, एक बात बताओ, प्रतिरोध गुण जो होता है, देखो एक होता है चालक, एक होता है कुचालक, एक होता है अर्धचालक। प्रतिरोध गुण सबसे ज्यादा किसमें होगा? प्रतिरोध गुण किसमें होगा? सबसे ज्यादा होगा कुचालक में, उससे कम होगा अर्धचालक में, उससे कम होगा चालक में। इसका उल्टा चालकता होगा। प्रतिरोध मतलब विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट की सुगमता। अर्धचालक का एग्जाम्पल कौन कौन है? सिलिकॉन, जर्मेनियम। कुचालक का एग्जाम्पल कौन कौन है? लकड़ी ले लो, प्लास्टिक ले लो। चालक का एग्जाम्पल कौन कौन है? कॉपर, अल्युमिनियम इत्यादि। सबसे ज्यादा कुचालक, उससे कम अर्धचालक, उससे कम क्या? चालक। प्रतिरोध, अचालकता इसका उल्टा ना होता है। प्रतिरोध होता है विद्युत धारा के मार्ग में क्या होता है? रुकावट। अब बताओ, सबसे अच्छा सुचालक कौन? सोना। सोना नहीं रहेगा तब क्या माना? चांदी। सुचालकता का क्रम जो है, सबसे ज्यादा सोना, उससे कम चांदी, उससे कम कॉपर, उससे कम अल्युमिनियम। हमरा से बहस नहीं करना कि चांदी होगा कि सोना, सोने होगा, को किया एक आध दूगो। सबसे ज्यादा सुचालक कौन है? सोना। लेकिन प्रयोग में लाया जाता है कौन? चांदी। सोना का तार कोई प्रयोग में लाएगा? बाहर से खींच लेगा। अभी सोना के तार आप लगा दीजिए, एकदम गर्म नहीं होगा, लेकिन बाहर से खींच लेगा। सबसे ज्यादा सुचालकता किसमें? सोना, फिर चांदी, फिर कॉपर, और फिर क्या? अल्युमिनियम। और फिर उसके बाद उधर जाइएगा तो आयरन। बता, विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? नहीं, पदार्थ न प्रवाहित करने वाले को क्या कहते हैं? कुचालक ना। अच्छा बताओ, तो कुचालक का लिस्ट एक दूगो जो एकदम पूछेगा आपको। शुद्ध जल, वर्षा का जल, आसूत जल, और बताइए कौन? एकदम जो विद्युत का कुचालक, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब विद्युत का क्या है? कुचालक। रबर, प्लास्टिक, ये सब विद्युत का क्या है? कुचालक। शुद्ध जल, वर्षा का जल, आसूत, आसूत जल मतलब डिस्टिल वाटर, कौन विधि द्वारा? आसवन विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा? रबर क्या है? कुचालक। और बताओ कुचालक। माइका, जिसको आप अबरक कहते हैं, पोर्सलीन, माइका, पोर्सलीन, ये सब भी क्या है? कुचालक। ये लड़का कहता है सर लाइव है कि रिकॉर्डेड? अरे आप पढ़ने पे ध्यान दो दोस्त, कंटेंट पे ध्यान दो। लाइव है कि रिकॉर्डेड है, देखो कितना टाइम हो रहा है यार। घड़ी मिला लो, 11 12 बज के 36 मिनट हो रहा है। अरे चुट्टा।
हाइड्रोकार्बन, जितना हाइड्रोकार्बन जैसे CH4, C2H5OH, ये सब क्या है? कुचालक है। कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, ये सब क्या है? कुचालक है। रबर, प्लास्टिक, माइका, अबरक कहते हैं इसको, पोर्सिलीन, शुद्ध जल, वर्षा का जल, आसूत जल, ये सब क्या है? विद्युत का कुचालक। यहां से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। बैटरी क्या होता है? सेलों का समूह, पढ़ाए थे, याद है? एक रहेगा तो सेल, एक से अधिक रहेगा तो बैटरी। बताओ, तुमको क्वेश्चन पूछता है, बताओ विभवांतर कौन पैदा करता है? विभवांतर यानी धारा का प्रवाह, विभवांतर पैदा करता, विभवांतर कौन पैदा करता है? दुएगो, एगो सेल या बैटरी कह दो, सेल या बैटरी कह दो, सेल या बैटरी कह दो, या जनरेटर कह दो। सेल, बैटरी या जनरेटर कह दो। विभवांतर पैदा करता है कौन? सेल, बैटरी या जनरेटर। अब बैटरी क्या है? सेलों के समूह, यानी अगर एगो है तो क्या है? अगर एगो है तो क्या है? सेल है। जैसे ये एगो है तो सेल है, एक से अधिक हो जाएगा तो अब क्या है? ये बैटरी है। एगो है तो क्या है? सेल। एक सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखो तो इसमें केमिकल एनर्जी है ना, इसमें तार जोड़ देंगे तो विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैटरी या सेल जो आप कह दो, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। आपसे पढ़कर साइंस बहुत अच्छा हो गया। पढ़ोगे तब ना, अभी तक 7th में 8th में है, पढ़ोगे थोड़े। पढ़ता कोई नहीं है, नौकरी लेकिन दोस्त सबको चाहिए। वही तो वो समस्या है कि इसके लिए जो त्याग चाहिए वो आप करते नहीं है। एक रात तुरंत 20 बार ऐसे ऐसे प्रणाम करना चाहिए कि एक रात तुम्हारा जीवन बदलेगा। जो जीवन तू जी रहा है, ये आदमी का जीवन है जी, कुत्ता का जीवन है। 40 टका की चप्पल पहनता है तू, 100 टका का। आओ खेतन मार्केट से जाके 100 टका में कपड़ा खरीद के लाते हो, हमरा नहीं पता है। जितना लड़की अभी बैठल है, एको 200 टका से ज्यादा का सैंडल नहीं होगा, या लड़के हैं तो 2 गज से ज्यादा का जीन्स नहीं होगा उसके पास। रूम में तो हर की स्थिति हम नहीं जानते हैं। कभियो अगर कह दे रूम पैकिंग करो तो हमको लगता है 10 मिनट बहुत हो गया, क्योंकि साला कुछ आइए नहीं है। नहीं, एगो जूता है, घर जाने से 4 दिन पहले सफैया चालू हो जाता है, ठीक ना। तो थोड़ा सा दोस्त मेरे अपने आप पे तरस खाओ, और हे जो बोर्ड पर लिखल है नहीं कर तो सब चीज बदल जाएगा, कंप्लीट A to Z। और नहीं तो मामला हो जाएगा गड़बड़। हम गांव में अपने बाबूजी घर में AC लगा दिए, तो लोग कहा ना दिखावा कर रहा है, हम लोग सही में कर रहे हैं। बाबूजी को 4 व्हीलरों खरीद दिए, लोग कहा अरे गांव में AC दिखावा कर रहे हैं, हम सही में दिखा रहे हैं। लोग ये देखेगा ना कि ये आदमी AC में सो रहा है, 4 व्हीलर से घूम रहा है, क्योंकि इसका बेटा पढ़ाई किया। असला हम ने लगाएंगे, गांव का गुंडा क्रिमिनल लगा देगा, तो लोग कहेगा एक मतलब यही वाला रास्ता ठीक है। लोग तो तबू रास्ते पर ना चल देगा रे। लोग ही देखेगा गुंडा क्रिमिनल से बढ़िया जीवन कलम वाले का है, तब ना लोग कलम के हम चोर चिल्लर जैसा ऐसे करें, करते रहेंगे। देखो साला इतना पढ़ के बौखलाइए गया, इससे बढ़िया तो वही ना है। तो ये जो दोस्त डिफरेंस है ना, वो पैदा करना है, वो कलम से होगा, बाकी और कोई उपाय नहीं है। तो इसीलिए हम गांव में बाबूजी को बोलते हैं 100 फैसिलिटी जितना आपको चाहिए, जब मन करे कारी बदल लीजिए, जब मन करे आपको जे करना है से कीजिए, जे कोई नहीं करता वो काम कीजिए। आप जरा मन करता है 2-4 10,000 20,000 दीजिए, ताकि लोग कोई लगे कि ये रास्ता ठीक है, वो रास्ता गड़बड़ है, ठीक ना। न तो चोर चौहाड़ लगा लेगा AC, हमारे घर ऐसे रहेगा छपरी के, तो की कहेगा लोग, चलो वो वाला रास्ता। गांव का लड़का उसको फॉलो करने लगेगा, गांव का जो लड़का होगा उसी को ना फॉलो करेगा, तब कहेगा ये वाला जिंदगी ठीक है, देखो क्या दबंगई स्टाइल है, फॉर्च्यूनर से घूम रहा है। ना
चोर चुहाड़ फॉर्च्यूनर खरीदेगा तो ओकरा सब 1 करोड़ और लगा खरीद लेंगे। हाँ, ताकि पूरा समाज ही देखे कि अच्छा रास्ता इसका है, ठीक ना। यही तुमको भी करना चाहिए, लेकिन तुम इस समाज को दिखाने के लिए तैयार ही नहीं है। तू की करता है पता है, अभी आधा से ज्यादा भुगले हैं, लगता है साला सांस चल रहा है, पढ़े कि छोड़ दें, पढ़े गड़बड़ा जाएगा। 2 या 3 महीना के झोल है, 3 महीना पढ़ लो पूरा जीवन बदल जाएगा, जिंदगी भर इसका कमाई खाओगे। बैटरी क्या है? सेलों का समूह है, और यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत प्रवाह की जांच के लिए देखो, दो बात है, बढ़िया समझना। हम थोड़ा बताए भी थे, ये क्वेश्चन थोड़ा पूछा भी है, अभी हम लिखेंगे, देखना किसी ने किसी को पूछा होगा टीआरई में। अगर कहे गैल्वेनोमीटर, इससे पहले भी हम लिखे थे, गैल्वेनोमीटर विद्युत, हम बार बार कहते हैं तुमको सिर्फ क्लास करना है, बाकी सब टेंशन मेरा है, क्योंकि एक बात हम 6 बार लिखेंगे तो अपने ही याद हो जाएगा। कुछ भी याद मत करो और दिमाग से मत पूछो कि हमारा आया कि नहीं आया। फाइनली 10th खत्म होगा तो पूछना आया कि नहीं आया। कहते हैं विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है, की उपस्थिति को बताता है कौन? गैल्वेनोमीटर। अब देखो, आमीटर ये धारा को नापता है, ध्यान समझना, आमीटर धारा को क्या करता है? नापता है। वेरी गुड। उसके बाद आता है वोल्ट मीटर। कौन मीटर? वोल्ट मीटर विभवांतर नापता है। क्या नापता है? विभवांतर नापता है। एक है पोटेंशियोमीटर। कौन मीटर? पोटेंशियोमीटर विभव नापता है। क्या नापता है? पोटेंशियोमीटर विभव नापता है। एक है मेगर, ये उच्च या कुचालक या पृथ्वी का प्रतिरोध नापता है। पृथ्वी का प्रतिरोध नापता। ये वो है दोस्त मेरे, ये तो हो गया वोल्ट मीटर। ये वो है वोल्टामीटर। वोल्टामीटर एक बर्तन है जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया होती है। वोल्टामीटर एक वोल्ट मीटर जिससे विभवांतर नापते हैं। देखो यही क्वेश्चन पूछा था। पोटेंशियोमीटर को विभव मापी भी कहते हैं। पोटेंशियोमीटर को क्या कहते हैं? विभव मापी। अब वोल्ट मीटर तो वोल्ट मीटर है। अच्छा, किसको मिला 6 2 8 9 10 1 2 5? कहां था ये क्वेश्चन? था ना? यही था। इसी में सब गलती मार के आया है। इवेंट डिस्कशनों करवाने वाला बढ़िया से करवा दिया था। जल्दी लिख। हाँ, आंसर कुछ और लगवा दिया था। हो गया। इश्क बिना क्या। टीवी तुम लोग करने आया है ना? आएगा लेकिन ऑफलाइन ही नहीं होगा तो आज मंगवा देंगे। लेकिन वो चला, ऑर्डर हो गया है, पैसों मेरा 80,000 कट गया है। तुम लोग सोच रहा होगा कि सर झूठे बोल दिए। हो गया। किसके नीचे बाबू? मेगर। मेगर मेगर। हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं। बाप रे बाप, इतना बढ़िया हैंडराइटिंग तुम लोग से नहीं पढ़ाता है। गैल्वेनोमीटर, आमीटर, वोल्टामीटर,
वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर, मेगर। पढ़ा रहे हैं? हाँ, मेगर के बारे में बताएं। छोटा है, खाली जानो कि यह उच्च प्रतिरोध नापता है। इलेक्ट्रिकल से बीटेक वगैरह करोगे तब बुझाएगा। 8वां क्लास के बच्चा मेगर पढ़ेगा, नम्मा में जाएगा तू रॉकेट उड़ा देगा रे। मेगर किसी को नहीं पढ़ना है, इवन 12th तक नहीं है। खाली मेगर के बारे में इतने डिफरेंशन है, तुम मेगर उच्च प्रतिरोध को नापता है। हाँ, मीटर है, वोल्ट मीटर है, गैल्वेनोमीटर है, वोल्टामीटर है, ये सब आपको पढ़ाएंगे। पढ़े? अरे पढ़े। ये 1 to 5 में आपका पूछा, विद्युत प्रवाह की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखो, रुक 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 रुक, रुक ना। जैसे यहां पर तुम्हारा मोर देन वन ऑप्शन है, झोल है क्या? देखो, यहां हम तुमको लिखवा दिए गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति की को बताता है, यानी विद्युत धारा के प्रवाह को बताता है। बोलवे नहीं करे तो तुम खट से मार देगा गैल्वेनोमीटर, जबकि आमीटर भी तो धारा को नापता है। तो नापेगा तो आमीटर लगा देंगे और धारा में इसका जो आमीटर का रीडिंग है उस पर डिफ्लेक्शन होगा, एक मतलब धारा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एक मतलब इससे भी पता चलेगा कि धारा है कि नहीं है, इससे भी पता चलेगा धारा है कि नहीं है। तो आंसर मोर देन वन हो जाएगा कि एक हो जाएगा? आंसर बता क्या हो जाएगा? आमीटर भी और गैल्वेनोमीटर। प्रदीप जी करवा देते हैं। हो गया? अरे हुआ, दोनों में करेगा। एक तो ही धारा की उपस्थिति को बताएगा, धारा के प्रवाह की जांच देगा, लेकिन ई लगाएंगे तो अगर इसमें डिफ्लेक्शन हुआ है मतलब धारा है। बोले वह नहीं करेगा। अगला, आसूत जल विद्युत का कैसा चालक है? ना ना, ये सब नहीं लिखो, गड़बड़ा जाएगा। इसको सीधा बात करो। रुको रुको रुको, रुक न रे। लगभग कुचालक, मामला वही है, पुअर कंडक्टर। रुकना रुकना रे, रुकना। लगभग कुचालक को आप कुचालक नहीं कह सकते, ठीक ना। अगर एग्जैक्ट वर्ड में जाइएगा तो लगभग कुचालक को हम लोग कहेंगे पुअर कंडक्टर। अब बोलो काहे, बोलो काहे ऐसा होगा? क्योंकि कोई भी जल 100% शुद्ध जल है क्या? कुछ ना कुछ अशुद्धि होगा। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है। अगर दे दे शुद्ध जल क्या है, कहेंगे विद्युत का कुचालक। लेकिन अशुद्ध जल जो हम लोग शुद्ध करके पीते हैं, क्या वो 100% शुद्ध होगा? नहीं होगा। तो हम 100% कुचालक नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? लगभग कुचालक। इंग्लिश में क्या कहेंगे? पुअर कंडक्टर। पढ़े? आर्ट्स पेपर में हमको लगता है सबसे ज्यादा आपका मॉडर्न हिस्ट्री सवाल रहता है। आप लोग इंटरेस्टेड भी वही पढ़ने के लिए हैं। मॉडर्न आने वाला है बहुत जल्द, क्लास 8th में है मॉडर्न आपका, है ना। और उसको चला एनसीईआरटी को, एससीईआरटी जो है उसको एनसीईआरटी से सुधरवा भी दिए हैं। फैक्ट में जहां पर डिफरेंस है, फाइनल बोल दिए हैं कि फाइनल क्या रहेगा? एनसीईआरटी। फाइनल क्या रहेगा? एनसीईआरटी। एससीईआरटी का रेफरेंस 100% नहीं लेना है, ज्यादा नहीं है, 1% का डिफरेंस है। उसको हम बोले ठीक कर देने के लिए। बन भी गया है, क्लास 8th का पहला मॉडर्न हिस्ट्री आपकी सेवा में उपलब्ध होने वाला है हमारे जगह पर, हमारे जगह पर। आप देखो इधर, हमको चला, अभी तुम लोग कितना बढ़िया ताली बजा के स्वागत किया है। हमको चला 10 दिन का ब्रेक चाहिए, तब तक क्लास 8th आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, ठीक ना। मात्र 10 दिन का ब्रेक ले रहे हैं, उससे ज्यादा का नहीं लेंगे, उसके बाद फिर आ जाएंगे। आ जाओ इधर इधर इधर। नल के पानी में विद्युत चालकता का क्या कारण है? हाँ, देखो 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 देखो, एक मिनट। एगो चीज हमेशा ध्यान रखना, कॉन्सेप्चुअली जब क्वेश्चन होगा तो दिक्कत करेगा। जब भी धारा का प्रवाह होगा तो आयन का होना अनिवार्य है। किसका होना अनिवार्य है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉन आयन है। अगर आयन में नहीं टूटेगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। जैसे CH4 ले लीजिए,
ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, ये आयन में नहीं टूटता है, इसलिए इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। वहीं आप NaCl ले लीजिए, ये आयन में टूटता है, Na प्लस Cl माइनस, तो प्लस माइनस आया ना, तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। कब? जब टूटेगा तब, कि जब जुटल रहेगा तब? क्योंकि जब टूटेगा तो आयन होगा, जब आयन होगा तो धारा का प्रवाह होगा। बोलबे नहीं करेगा, लिखेगा धारा के प्रवाह के लिए आयन का होना अनिवार्य है। धारा के प्रवाह के लिए आयन का होना अनिवार्य है। किसका होना अनिवार्य है? आयन नहीं होगा धारा का प्रवाह होगा? नहीं होगा। अब एगो बात बताइए, देखिए नमक जानते हैं? नमक अगर ठोस अवस्था में, ठोस नमक आप ले लीजिए, समझिएगा, चलो जी, सब बूझते बूझते हमरा 2-3 साल 4 साल पढ़ा लिए थे तब बुझाया, आप बहुत आसानी से समझ पाइएगा। ठोस नमक है, ठोस नमक है कर मतलब ये NaCl है। आयन है क्या इसमें? आयन नहीं है, आयन नहीं है, एक मतलब कुचालक। क्या है? यही अगर द्रव अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में NaCl, तो दोस्त मेरे ये जो NaCl होगा ये टूट जाएगा Na प्लस Cl माइनस में, आई जब टूट जाएगा आयन होगा कि नहीं होगा? होगा। आयन अगर होगा तो आयन का प्रवाह होगा, और आयन का प्रवाह होगा तो क्या होगा? सुचालक। बोला हो राजा जी? हाँ कि ना? रुक जा, रुक रुक रुक। कहते हैं ठोस अवस्था में नमक विद्युत का कुछ। अच्छा, कभी अर्थिंग में नमक पानी घोल के मिलाए हैं? नमक पानी घोल के काहे डालते हैं, इससे कभी सोचे हैं? क्योंकि देखो हम लोग क्या करते हैं ना, रोड पर से फेज लाते हैं, अब जो अर्थ लेते हैं ओकरे न्यूट्रल बना देते हैं, ओकरा में झोल है, जबकि वो करना नहीं चाहिए लेकिन हम लोग कर देते हैं। तो पुराने जमाने में जब वोल्टेज घटता था तो हम लोग नमक पानी घोल के अर्थिंग में डालते थे, वोल्टेज ऐसे था तो ऐसे हो जाता था, होता था। क्योंकि नमक पानी में मिला दीजिएगा तो वो आयन का निर्माण करेगा, और आयन का निर्माण करेगा सुचालक हो जाएगा, और सुचालक हो जाएगा धारा का प्रवाह तेजी से होगा, धारा का प्रवाह तेजी से होगा तो बल्ब जो ऐसे जल रहा तो वैसे जलेगा। तो आपको कहेगा बताओ नमक ठोस अवस्था में विद्युत का क्या है? कुचालक, और द्रव अवस्था में विद्युत का क्या है? जल्दी से लिख लो। अपने में लड़ने लगता है ये लोग। कमेंट बॉक्स में कौन लड़ाई करता है यार? लड़ना है तो एक दिन अखाड़ा में आओ, दोनों आदमी जे लड़ रहा है दोनों को खड़ा कर देते हैं। एगो लड़की है रानी कुमारी, क्या है, वो पढ़ रही है, तो एगो लड़का कहता है कि तुमको और कोई काम नहीं आ जाती है पढ़ने? पगला उगला है कि नहीं? से ही हो गया। बताओ एक मतलब आज प्यारे बच्चों आपने क्या सीखा कि अगर आयन होगा तो इलेक्ट्रॉन होगा,
इलेक्ट्रॉन होगा तो प्रवाह होगा, अब प्रवाह होगा तो धारा होगा। पढ़ चला, बहुत बढ़िया चीज है ये, एकदम खुआ है ये, बहुत आनंद देगा तेरा जीवन में, उतना आनंद जितना तू सोचा भी नहीं होगा। तेरा पता ही नहीं चलेगा साला मेरे जीवन में कितना अच्छा अच्छा चीज हो रहा है। इसलिए एकदम कंसंट्रेट करके पढ़। 3 महीना ना, आप चला कम नहीं पढ़े हैं, आप यहाँ तक जो आए होंगे, ये जो आप बैठ के पढ़ रहे हैं, ये बहुत सीरियस बच्चा होगा वही बैठ के पढ़ रहा है। टीआरई का रिजल्ट वैकेंसी नहीं आया, आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप अभी तक भी पढ़ाई करके आए हैं। अच्छा, मैट्रिक आप फर्स्ट डिवीजन किए होंगे, इसमें 90% फर्स्ट डिवीजन। अब फर्स्ट डिवीजन किए होंगे तो कितना पढ़े होंगे, इंटर में फिर कितना पढ़े होंगे तब फर्स्ट डिवीजन किए होंगे। तो दोस्त आप ऑलरेडी बहुत मेहनत करके आए हैं, बस 1-2 महीना के झोल है। इसमें गड़बड़ाइएगा, मामला हो जाएगा गड़बड़। एक बार मेरी एक दीदी मिली, समझे, हम बहुत थके हुए थे, बीटेक करके आए ना, तो पापा एकदम परेशान, उधर सब परेशान, तब हम एकदम अस्थिर अस्थिर जा रहे थे। दीदी बोली कि क्या जी आजकल क्या चल रहा है। हम लोग क्या चलेगा, वही पढ़ रहे हैं। 10वां में सब बोला कि पढ़ लो, ये गेट है, ये पार कर गए मतलब जीवन पार। 10वां पढ़ के खूब पढ़े, इंटर में आए तो बोला यही मेन है। आप फिर ग्रेजुएशन में गए तो बोला और अब क्या रखा है, अब तो नौकरी होने होना है, बीटेक कर लो खाली बढ़िया से। हम लोग यार पढ़ते पढ़ते परेशान हो गए, थक गए। तो हमको बड़ा बढ़िया लाइन बोली, वो लाइन हमको अभी भी याद है। वो बोली कि ये पहाड़ है, मान लो ये क्या है, पहाड़ है। मतलब वो जो समझाई अपना भाव तुमको समझा रहे। एक आदमी जो यहाँ खड़ा है, एक आदमी जो यहाँ खड़ा है, ये तो चढ़ना शुरू ही नहीं किया है, ये नहीं थका है, ये थकेगा। आई यहां चढ़ गया है, ये क्या हो गया, थक गया। इसका मतलब थक गया मतलब चढ़ गया नहीं। देखना उन नवका चूजा सब जो आता चक चुक करेगा, अगर मतलब समझ लो यहां है, हम लोग के पास जाता है चक चुक बुझ जाते हैं, यहां है वो। आज ये बच्चा आता है कहता है सर कोनो मेटेरियल उबला दे दिए, तो बुझ जाते हैं ये चोटा यहाँ है। रही सर मेटेरियल उटेरियल नहीं दीजिएगा कि, बुझ जाते हैं चोटा यहाँ है। हाँ कि नहीं। अगर आपको किसी भी वृद्ध महिला को या पुरुष को ये लगता है, चाचा चाची जो भी हैं इस क्लास में, आप इस थक गए, इसका मतलब आप यहां हैं, बस 2 कदम सरिया के हिम्मत करके ले लीजिए, 2 महीना खत्म है कहानी। आज सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, आप एकदम थक गए मतलब चढ़ गए, ठीक ना। थोड़ा सा हिम्मत तो कीजिए। आप देखो कुछ नहीं करना है, शरीर को रखो और उसको ये समझाओ कि तुमको 2 महीना पढ़ना है। नल के पानी के विद्युत चालकता का क्या कारण है, आप ये घुला हुआ लवण भी कह सकते हैं, घुला हुआ अशुद्धि भी कह सकते हैं। लवण मतलब NaCl ना हो, NaCl जब घुल जाएगा तो क्या बना देगा, Na+ और Cl माइनस। घुला हुआ रहेगा तो आयन होगा, धारा का प्रवाह होगा कि नहीं होगा। आंसर पढ़े। नमक मिलाने से आसूत जल, कौन जल, आसूत जल मतलब शुद्ध जल, कैसा चालक बन जाता है, गुड कंडक्टर की बैड कंडक्टर। तो नमक मिला दोगे आसूत जल में तो Na+Cl- हो जाएगा, तो धारा का प्रवाह होने लगेगा ना। दैट्स अ गुड कंडक्टर, बिकम अ गुड कंडक्टर, अच्छा चालक। बढ़े बढ़े। पानी में विद्युत अपघटन में कौन सी गैस बनती है, देखो H2O जो है, अच्छा आ जाओ ना, हाँ गलती हो गया। विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर देखो क्या होगा, कोई विलयन है उसमें आप विद्युत धारा का प्रवाह कर, रुक 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 रुक, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा, H2O है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह कर जाइए H++ वो H- में टूट जाएगा, लेकिन इससे आपको नहीं पता चलेगा। देखिए
NaCl है, ठोस नमक का चूर्ण डाल दिए कहां, पानी में, पानी में डाल दिया तो विलयन में किस में टूट गया। अब बताओ फिर से ही नमक का चूर्ण मिल पाएगा तुरंत क्या, मिल जाएगा। एक बार जो नमक घुल गया मतलब घुल गया, अब सारा पानी जलाइएगा तो फिर मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन का था विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है, इससे ही फिर नहीं मिल पाता है, इसलिए ये कौन परिवर्तन है, रासायनिक। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। खाली क्लास में बैठल रहो, एको बार घर पे नहीं पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। हो गया। अरे हो गया। पानी के विद्युत अपघटन में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्या, ऑक्सीजन। आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन निकलता है। हम्म। अगला अगला अगला, विद्युत चालन चालकता परीक्षण के लिए किन द्रवों का उपयोग किया जाता है, आसुत जल, नींबू का रस, कास्टिक सोडा, नमक, फिनोप्थिलीन। किसी का भी कोई भी द्रव जो विद्युत का सुचालक हो उसका प्रयोग करेंगे। विद्युत चालकता परीक्षण के लिए सुचालक द्रव का प्रयोग करते हैं। कौन द्रव का, सुचालक, वैसा द्रव जो विद्युत का क्या हो, सुचालक। हो गया। आसुत जल भी शुद्ध अवस्था में नहीं होगा, अशुद्ध अवस्था में होगा तब। बताओ बुलबुले, लिखने का जरूरत नहीं है, सीधा लिखो ना तुम, सुचालक द्रव बहुत सारा है उसमें। बताओ बुलबुले कहां देखे जाते हैं। अभी इलेक्ट्रोड क्या होता है देखो, बढ़िया समझना, इतना फिर समझने का मौका मिलेगा नहीं। अगर दोस्त मेरे, हाँ कितना सुंदर चीज देखो तुमको बता रहे हैं, हमको तो साफे ही कॉलेज लाइफ में नहीं समझ में आता था। ध्यान से समझिएगा, बैटरी है, अरे बोलिए, बैटरी है, इसमें ले लीजिए आप सल्फ्यूरिक एसिड, क्या ले लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, कभी ऐसा होता है कि चाबी वगैरह पे देखिएगा लगेगा कॉपर का है, स्टील का है, कुछ दिन के बाद वो करेगा परत उड़ जाता है, लगता है लोहा का है, ऐसा होता है। अच्छा रोल गोल्ड का नाम सुने हैं, नहीं सुने हैं। रोल गोल्ड क्या होता है, क्या होता है जी? क्या होता है रोल गोल्ड, सोना का हम लोग कहते हैं पानी चढ़ल है एकरा पर, सोना का पानी नहीं चढ़ल है, सोना का इलेक्ट्रॉन चढ़ल है। क्या चढ़ल है, ये तो आपको पता है कि नाभिक में कौन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। तो यही इलेक्ट्रॉन जो है ना लोहा पर जाकर चढ़ जाता है, हम कहते हैं भैया सोना के पानी चढ़ल है। ये नहीं बोलना आज के बाद सोना के पानी चढ़ल है, सोना के क्या चढ़ल है, इलेक्ट्रॉन चढ़ल है। अब ध्यान दीजिएगा, ये है प्लस चार्ज, ये क्या है, माइनस चार्ज है। तो दोस्त मेरे यहां से क्या होगा, ध्यान देना, ये प्लस से जुड़ा होगा उसे एनोड, ये माइनस से जुड़ा होगा उसे क्या, कैथोड। बोलो, ये माइनस से जुड़ा होगा, प्लस से जुड़ा होगा एनोड, और जे माइनस से जुड़ा होगा कैथोड। याद ना रहे तो याद रखो, पहले ए की पहले के, अरे ओ आई आई जानते हो, पहले ए की पहले के, ए बाद में के, ई दोनों को मिला के कहते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड दैट मींस एनोड और कैथोड। वैसा अगर मान लो ये कॉपर है और ये एल्युमिनियम है, ध्यान देना, कॉपर सस्ता कि महंगा,
सस्ता? कॉपर एल्युमिनियम में कौन सस्ता? एल्युमिनियम सस्ता, कॉपर महंगा। तो दोस्त मेरे, ये होता क्या है, जैसे ही आप इसको प्लस से जोड़ोगे, इसको माइनस से जोड़ोगे, यहां से इसका इलेक्ट्रॉन निकलना, मूव करना शुरू हो जाएगा। यहां से ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू हो जाएगा, ये मूव करना शुरू हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इस पर जाकर जमा होने लगेगा। यही कहते हैं था, यहां आप कहिएगा कॉपर के पानी चढ़ल है। किसका पानी चढ़ल है? जबकि कॉपर का क्या चढ़ल है? इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन निकल के जाके इस पर जमा हो जाता है। तो आप लीजिएगा एल्युमिनियम का चाबी, हो जाएगा, दिखेगा कैसा? कॉपर का। होगा एल्युमिनियम का, दिखेगा कैसा? कॉपर का। क्योंकि कॉपर का एकरा पर चढ़ल है पानी। क्या चढ़ल है? तो कहते हैं भैया, जकरा पर पानी चढ़ाना है यानी इलेक्ट्रॉन चढ़ाना है, वो एनोड की कैथोड। जेकरा से चढ़ाना है एनोड ना। तो देखो, जिस पर परत चढ़ाना है, जिस पर, जिस कॉमन है, पर का, जिस पर परत चढ़ाना है, जिसका परत चढ़ाना। बताओ पहले प की पहले को? प की को? अरे क की प? को बोलन रे। ए और के में पहले कौन? तो देखो, जिसका परत चढ़ाना है ए, एनोड, जिस पर परत चढ़ाना है कैथोड। 3 बार और पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लो, ठीक ना। ई जो, रुक जाओ, ई जो एनोड और कैथोड है, दोनों को मिला के क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत लिख लीजिए। आपकी लिखिए ना बाबू, वैसे लिखिएगा, गड़बड़ा जाएगा। खूब बढ़िया से लिखिए, पढ़ना पड़ेगा। ऑनलाइन में भी बच्चा एकदम छोड़ नहीं रहा है, पूरा रेगुलरिटी मेंटेन। उधर ज्योग्राफी में बचा हुआ है क्या? कितना? आज खत्म? वो तरीके, आज कौन खत्म? क्लास 7 खत्म, 8 चालू हो जाएगा। ज्योग्राफी हमसे पीछे ना है रे, हम तो सबसे आगे हैं। नहीं, पॉलिटी भी 6-7 हो गया है। हिस्ट्री वाले सर जो चंद्रा सर पढ़ाएंगे आपको हिस्ट्री, पॉलिटी पढ़े हैं ना, हिस्ट्री देखिएगा उससे भी जबरदस्त पढ़ाएंगे। अच्छा नहीं पढ़ाते चंद्रा सर? हिस्ट्री उससे भी जबरदस्त पढ़ाते हैं। सबसे बढ़िया सब्जेक्ट जो है उनका, पॉलिटी तो कोई भी पढ़ा लेता है, हिस्ट्री पढ़ाओ तो समझे। तो हिस्ट्री आपको, चंद्रा सर का मेन सब्जेक्ट है हिस्ट्री। आप पढ़िएगा तो आपको अच्छा लगेगा। कल से लगा देना। कल से नहीं लगाएंगे, सोमवार से लगाएंगे। हाँ, रुक जाओ, हम फिर आएंगे, वो खत्म हो जाएगा 8th तब। 8th का हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, फिर हम 9th, ये जो बचेगा 1-2 क्लास ही लेके फिर 9th से स्टार्ट कर देंगे। पढ़े ना? होली में कोई छुट्टी नहीं है। होली में हम छुट्टी नहीं हो देंगे तो आप भाग जाइएगा। जैसे हम यही हैं, हम तो कंप्लीट, हमारी पूरी टीम यहाँ है, चूंकि LPCVT 2 का एग्जाम है। हम लोग 20 तारीख तक कोई हिलेगा नहीं। 20 तारीख के बाद अगर BPSC तैयारी का डेट नहीं दिया या नोटिफिकेशन नहीं दिया तो 1 सप्ताह के लिए पूरा कोचिंग बंद रहेगा। हम सब लोग घूमने जाने वाले हैं।
जहां मन करेगा वहां। अरे चला, अभी तो इतना हेक्टिक है, सब लोग 16-16 घंटा पढ़ा रहे हैं। बुलबुले कहाँ देखे जाते हैं? देखो, बुलबुला यहां भी देखा जाएगा, यहां भी, तो दोनों मिला के हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड, यानी एनोड पर भी और कैथोड पर। अच्छा, एक बात बताइए, आपको एक दो तार में करंट दे देते हैं, ठीक ना? इहो तार में करंट है, एगो इहो तार में करंट है। आपको पता करना है कौन तार में एसी है, कौन तार में डीसी है। कैसे पता कीजिएगा? छू के नहीं, आप क्या कीजिए, इसको पानी में डाल दीजिए। पानी में डालने के बाद अगर बुलबुला निकलता है तो समझ लेना कि डीसी है। अब बुलबुला नहीं निकलता है तो समझ लो एसी है। याद ना रहे तो ऐसे याद रखना, डी सी ए सी। देखो डी में बुलबुला है ना, नहीं है, तो डीसी वैसा करंट होगा जिसमें क्या देगा? बुलबुला। एसी वैसा करंट होगा जिसमें बुलबुला नहीं देगा। हो गया? अगला, बुलबुले कहां देखे जाते हैं? इलेक्ट्रोड के समीप में। बताओ, बैटरी के टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? एगो को एनोड, एनोड बोले तो धन ग्रीन, अरे धन ग्रीन। आ कैथोड बोले तो ऋण। और नहीं याद रहे तो पहले ए, पहले पॉजिटिव, पहले बाद में के, बाद में नेगेटिव। बोला हो राजा जी? एगो एनोड है, एगो क्या? कैथोड। एनोड प्लस की माइनस? एनोड प्लस, कैथोड माइनस। ये चैप्टर खत्म कर देते हैं, चारे गुण है। ई लाइन को चल काट दो, अधूरा ई लाइन का यूज नहीं है। कॉक नहीं पूछता है, पहले यूज होता था। अल्प चालकता के लिए क्या उपयोग करते हैं? देखो ये मामला क्या है। नहीं नहीं, इसको इसको काट दो। अल्प चालकता ये मत लिखना। अल्प चालकता के लिए हम लोग यूज करते हैं अर्धचालक को। किसके यूज करते हैं? अर्धचालक। पूर्ण चालकता के लिए चालक को, साफे चालकता ना हो उसके लिए कुचालक। ये नहीं लिखिएगा। अल्प चालकता के लिए किसका यूज करते हैं? अर्धचालक। अगला, परिपथ में विद्युत धारा कितने समय तक प्रवाहित होने देना चाहिए? परिपथ की स्थिति और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अच्छा एक बात बताइए, रुकिए, ये तार है, इसमें धारा का प्रवाह हम कब से कब तक धारा का प्रवाह करेंगे? तो निर्भर करता है ना, स्थिति परिस्थिति क्या है। पंखा चलाना है कि नहीं चलाना, बल्ब चलाना है कि नहीं चलाना है। तो आप किसी भी परिपथ में धारा का प्रवाह तब तक करते हैं जब तक मेरी स्थिति परिस्थिति उसके अनुकूल या प्रतिकूल होती है। बोले वे नहीं करें। अभी जो पंखा चल रहा है तो तब तक ना हम एकरा में धारा का प्रवाह होने देंगे जब तक हमको हवा चाहिए। क्वेश्चन कर रहा है, परिपथ में विद्युत धारा कितने समय तक प्रवाहित होती है? परिपथ की स्थिति और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। बढ़े? अरे बढ़े। हेम्फ्री डेवी किन धातुओं का पता लगाया था? पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। अब बताओ कौन हवा में आग पकड़ लेता है? हवा में आग पकड़ता कौन रे? सोडियम। आप पोटेशियम की अगर हम बात करें, हथेली पर पिघल जाता है। हथेली पर पिघल जाता कौन? पोटेशियम। कैल्शियम, चूना ना। चूना जल से प्रचंड अभिक्रिया करेगा, कम प्रचंड। यह हमेशा ध्यान रखें, प्रचंड मतलब तो ज्वालामुखी हो जाता है। चूना जल से, एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्वेश्चन, कम प्रचंड अभिक्रिया करता है, कम प्रचंड अभिक्रिया करता है। अब बताओ उष्मा क्षेपी होगा कि उष्मा शोषी? अरे चूना हो गया, अम्ल हो गया, क्षार हो गया, डिटर्जेंट हो गया, सीमेंट हो गया, ये सब गरम गरम लगता है। कभी सीमेंट में हाथ देके देखिएगा, गरम लगेगा। कभी डिटर्जेंट सरफ लेके पानी में डालिएगा, कैसा लगता है? अरे कभी सरफ को हाथ में लेके ऐसे घोलने गए हैं, गरम लगता है कि ठंडा? हाँ, इसका मतलब डिटर्जेंट पानी से विक्रिया करता है तो उसमें देगा कि लेगा? गरम है तो उसमें छिपी ना।
चूना जल से, प्रचंड मतलब होता है ज्वालामुखी, तो कम प्रचंड की प्रचंड, कम प्रचंड। बता, विद्युत लेपन अभी तुरंत बताए थे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सा घोल का प्रयोग किया था? ढेरी घोल है, कॉपर सल्फेट है। ये देखो देखो देखो, रुको रुको, ये जो अभी बताए थे हम आपको, दिस वन, ये इलेक्ट्रॉन का प्लेट चढ़ रहा है, बोलिए ना हो, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, या इसी को कहते हैं इलेक्ट्रो कोटिंग। और इसमें केवल डीसी का प्रयोग होता है, डीसी का सिंबल है, बैटरी का सिंबल है। एसी ऐसा होता है, एसी का सिंबल ही है, बोलो ना रे। ये किसका सिंबल है? बैटरी का, एगो बड़ा एगो छोटा। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमेशा किस करंट का प्रयोग होता है? डीसी की एसी? महा भी आए इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत लेपन बोले तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस करंट का प्रयोग करेंगे? डीसी का। कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं, H2SO4 का यूज करते हैं, HNO3 का यूज करते हैं। हेलो हेलो, वो कहे क्या सलेश? कौन है? साउंड बढ़ाने आता है? साउंड बच्चा को देखो तो कम जा रहा है क्या यूट्यूब पे? यूट्यूब पे साउंड कम जा रहा है क्या? अगला, पनडुब्बी, ये तो अगला चैप्टर है क्या? हाँ, यहां से आपको पढ़ना है, ये पेरिस्कोप है, ये दो समतल दर्पण यूज करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? बताओ, विद्युत धारा का प्रवाह पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निगेटिव से पॉजिटिव, धारा का प्रवाह पॉजिटिव टू निगेटिव ना। पॉजिटिव मतलब बड़ा टर्मिनल जो है ये पॉजिटिव की निगेटिव, आइए क्लियर है। विद्युत धारा का प्रवाह होता है पॉजिटिव टू निगेटिव, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है निगेटिव टू। गैल्वेनोमीटर से धारा की उपस्थिति का पता लगाते हैं, आमीटर से धारा नापते हैं, पोटेंशियोमीटर से विभव नापते हैं, वोल्टामीटर से विभवांतर नापते हैं, वोल्ट मीटर से। अब वोल्टामीटर एक बर्तन है, आप मेगर से उच्च प्रतिरोध कुचालक का प्रतिरोध नापते हैं, किससे? मेगर से। किससे? किससे? मेगर से उच्च प्रतिरोध, पृथ्वी का प्रतिरोध या कुचालक का प्रतिरोध नापते हैं। क्लियर है? बोलो रे। गैल्वेनोमीटर से धारा की उपस्थिति का पता लगाते हैं, धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव कि निम्न विभव से उच्च विभव? उच्च विभव से निम्न विभव। आप प्लस से जो जुड़ा होता है उसको एनोड की कैथोड, एनोड। अब माइनस से जो जुड़ा होगा कैथोड, प्लस से जुड़ा होगा एनोड, माइनस से जुड़ा होगा कैथोड, प्लस एनोड माइनस कैथोड। कितने टर्मिनल होते हैं? दो, एक प्लस और दूसरा माइनस, एक प्लस और दूसरा माइनस। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है, शुद्ध जल विद्युत का सबसे अधिक चालकता सुचालक में, बोलवे नहीं करेगा। और सबसे कम चालकता कुचालक में, सबसे कम चालकता कुचालक में। क्लियर है? बोलो रे। अर्धचालक का उदाहरण कौन कौन है? सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अर्धचालक बोले तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम, अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये सब 3 बार और पढ़ाएंगे, अस्थिर रहो। हमको सबसे ज्यादा हमको लगता है बच्चा का लॉस उस जगह पर हो जाता है जब बच्चा ये सोचता है कि मेरे पास आया कि नहीं आया, कभी नहीं आना है। अब धीरे धीरे धीरे। अच्छा बताइए, पहले हम लोग पढ़े थे क्या कि अगर थेल्स ने कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो जो त्याग करेगा उस पर, जो त्याग करेगा उस पर धन आवेश, और जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश। पहली बार धन और ऋण शब्द का प्रयोग कौन किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने किया था? पहली बार धन और ऋण शब्द का प्रयोग बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। और जो त्याग करेगा उस पर धन आवेश, जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश। बोलिए। आज की कार्रवाई यहीं तक है, लेकिन कल भी कार्रवाई अपने नियमित समय पर रहेगी, ठीक ना? और कल टेस्ट भी है, हॉटशॉट यहीं होगा, कल का हॉटशॉट टेस्ट यहीं होगा, डिस्कशन भी यहीं होगा। टाइमिंग होगा 2:30 बजे। कल का हॉटशॉट 2:30 बजे सर लेके निकलेंगे, 2:30 से 3:30 टेस्ट होगा और 3:30 बजे से डिस्कशन होगा। आज नहीं, कल ना है, कल संडे। थैंक यू वेरी मच। ज्योग्राफी कौन है रे? कौन हल्ला कर रहे हैं? बस हो गलो।
बोलो ना, समस्या क्या है हमको बताओ। एक एक हाथ खड़ा करो, बताओ। बोलो। साइंस वाला? कौन सा? अच्छा, सेवेंथ वाला जो टेस्ट दिए थे, अच्छा उसका मंगवा देते हैं। और बोलो। अरे अभी थोड़ा सा पूरा सिस्टम में बिजी है। देखो इनका कहना है ना कि सर पढ़ने का तरीका बता, जब पढ़ते हैं बिलीव नहीं होता है कि बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे चला ये समझो, तो हम एकदम सिंपल सा बात बताते हैं। तू जो यहाँ पढ़ रहा है ना, कैम्ब्रिज में भी कोई अगर पढ़ रहा होगा ना, वो यही साइंस पढ़ रहा होगा। ये को लाइन उल्टा पुल्टा नहीं होगा। तो तू जो पढ़ रहा है उसको बार बार पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं लगाओ। तुम लोग का एक बीमारी है सेट मारने का, पता नहीं कौन तुरा ये आदत लगा दिया है। सेट मारने की जरूरत नहीं है। सेट लिमिटेड मारो। एक सेट 75 जगह घूम घूम के सेट नहीं मारना। हमारा यहां नहीं मारना, नहीं मारो, लेकिन जहां मारना है एक को मारो। हमको कोई दिक्कत नहीं है। डेली एक सेट से ज्यादा सेट नहीं मारो। एक काम। दूसरा काम, थ्योरी पे 70% टाइम दो। 30% टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग पे दो। अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। तुम लोग उल्टा करता है, क्योंकि थ्योरी पढ़ने में तो दिक्कत होगा, टिक टिकाने में बड़ा मजा आता है तेरा। ठीक है ना, तो वहां फंस जाओगे। खास करके मेरे सब्जेक्ट में, मैथ में, इस सब में दिक्कत होगा। उसमें थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करो तभी होगा। वो तो तुमको अपने पता चलेगा कौन क्वेश्चन गलत हो रहा है। जो क्वेश्चन गलत हो रहा है वो चैप्टर निकाल के पढ़ो, तभी ना होगा। एनालाइज कीजिए, लिखिए कि 5 चैप्टर हमको इस सप्ताह में टारगेट बना के 4 चैप्टर हमको पढ़ लेना। वही 4 चैप्टर पढ़े, चारों मत पढ़िए, हम तो कहते हैं तीनों को पढ़िए। वही 3 को 5 बार पढ़िए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। कितना नंबर से था? 100।
20 हो गया था। ठीक है। बीस हो गया था ना। 21 से होगा। ठीक। चलिए ध्यान देंगे। कहता है बिहार किन राज्यों से घिरा हुआ है? किससे किससे घिरा हुआ है? तो बिहार की बात करेंगे तो ये तो हमने कई बार बताया था कि बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, बिहार 3 राज्य और एक देश से घिरा हुआ है। दक्षिण में झारखंड, इसके पश्चिम में उत्तर प्रदेश और पूर्व में पश्चिम बंगाल। है कि नहीं बताइए? तो ये नॉर्मलाइज ध्यान देंगे कि आप कि अगर बात करेंगे हम कि बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में, तो बिहार के भौगोलिक स्थिति 3 तरफ से इसके अंतर्राज्यीय सीमा और एक तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा। उत्तर में नेपाल है। उत्तर में कौन है? जबकि इसके पश्चिम में कौन है? उत्तर प्रदेश। पश्चिम में कौन? पूर्व में कौन है? बंगाल। और दक्षिण में है झारखंड। किसके भाई? बिहार। हमने कई बार आपको बताया था कि बिहार, ध्यान रखिएगा, बिहार 1912 में किससे अलग हुआ था? बंगाल से। किससे? तो बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? 1900। और बिहार से उड़ीसा निकला 1936। 1900। तो बिहार से उड़ीसा कब निकला? 1936। 1900। और सदैव ध्यान रखिएगा कि बिहार से झारखंड अलग हुआ 2000 में। कब अलग हुआ? कब अलग हुआ? और इस तरीके से याद रखिएगा कि जनसंख्या में बिहार का स्थान तीसरा है। कितना है? किसका स्थान? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। बढ़े आगे। चलिए, तो मैंने कई बार आपको बताया है, बिहार प्रदेश में मॉनसून कब आता है? ध्यान रखिएगा, बिहार की बात करेंगे और मॉनसून की बात करेंगे तो बिहार में मॉनसून लगभग जुलाई और अगस्त, जुलाई और कब? तो जुलाई और अगस्त में याद रखेंगे मॉनसून पहुंचता है कहां? बिहार। कहां पहुंचता है? तो बिहार कब पहुंचता है? जुलाई और, तो जुलाई और अगस्त में मॉनसून कहां पहुंचेगा? अब ध्यान रखेंगे कि बिहार की जलवायु मानसूनी है। पूरे देश, पूरे भारत की जलवायु मानसूनी है। और सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा कि बिहार में दोनों मानसून, एक तो याद रखेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून और दूसरा याद रखिएगा दक्षिण पूर्वी मानसून। ये दोनों मानसून से वर्षा प्राप्त होता है कहां पे? बिहार। कहां पे? तो बिहार। ए लड़की उधर क्या देख रही है? तो ध्यान रखिएगा कि बिहार में दोनों तरफ से वर्षा का आगमन होगा। एक तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले ध्यान रखिएगा तो ध्यान रखेंगे दक्षिण पूर्व की बात करेंगे बंगाल की खाड़ी शाखा, और दक्षिण पश्चिम ध्यान रखिएगा आपका अरब सागर की शाखा। दोनों शाखा से ध्यान रखेंगे बिहार और भारत में मानसून प्राप्त होता है। तो ध्यान रखेंगे, अब बिहार की कृषि की बात करेंगे या बिहार प्रदेश में कृषि की बात करेंगे,
70% लोग कृषि पर आश्रित है और बिहार के कृषि में मानसून का बहुत बड़ा योगदान है। मानसून का क्या भाई? योगदान। मानसून का क्या है? योगदान। सदैव ध्यान रखेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान है और भारत के कृषि में याद रखेंगे मानसून का योगदान है। और बिहार की जलवायु कैसी है? मानसूनी। कैसी है? मानसूनी। कहां की? बिहार। कहां की? बिहार। क्लियर? और ये मानसून का आगमन कहता है तो जुलाई और अगस्त। जुलाई और अगस्त ध्यान रखिएगा। कितना टोटल सवाल इसमें है जी? 149 सवाल है। ठीक है। बिहार का प्रमुख फसल धान। कौन? लेकिन अब बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में याद रखेंगे कृषि की प्रधानता है, लेकिन बिहार का प्रमुख फसल क्या है? धान। धान के अलावे बिहार में गेहूं भी होता है। गेहूं के अलावे याद रखेंगे मक्का। मक्का के अलावे गन्ना। ध्यान रखिएगा गन्ना के अलावे नकदी फसल में जूट और किशनगंज वाले एरिया में चाय। किशनगंज वाले एरिया में जबकि पूर्णिया में जूट। पूर्णिया में क्या? पूर्णिया में, तो पूर्णिया में याद रखेंगे जूट। पूर्णिया में क्या भाई? जूट याद रखेंगे। जबकि अगर बात करेंगे गन्ना, पश्चिम चंपारण, बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज की बात करेंगे जहां पर बड़े पैमाने पर ध्यान रखेंगे गन्ना। जबकि खगड़िया, सहरसा, सुपौल की तरफ चलेंगे तो कोसी बेल्ट में आपको मक्का की खेती मिलेगा। कौन सा? जबकि ध्यान रखेंगे अगर बिहार की अगर हम बात करेंगे खास करके सासाराम की बात करेंगे, रोहतास की तरफ बात करेंगे, जहानाबाद, तो वो बेल्ट ज्यादातर याद रखेंगे चावल के लिए। किसके लिए? किसके लिए? चावल के लिए। तो ये सारे फसल का संबंध बिहार से है। कहां से है? बिहार। कहां से? बिहार। मुख्य रूप से चाय, किशनगंज और ध्यान रखेंगे जूट, ये दो नगदी फसल है। जबकि ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपसे अगर पूछ लिया गया तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा गया तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा गया कि जूट की बात करेंगे, रुक ना भाई, तो ध्यान रखिएगा जूट की अगर बात करेंगे तो जूट मुख्य रूप से कहां? पूर्णिया। चाय कहां? किशनगंज। इसके अलावे ध्यान रखेंगे समस्तीपुर तंबाकू का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन? तो तंबाकू का उत्पादन कौन करता है? समस्तीपुर। कौन करता है? कौन करता है? तो तंबाकू के लिए बिहार का कौन सा जिला? समस्तीपुर। कौन सा? याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। ये सब फसल से रिलेटेड है तो आपको ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अब ध्यान रखिएगा बिहार में जलवायु की दृष्टि से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन है? बिहार की जलवायु की दृष्टि से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन है? दक्षिण पश्चिम क्षेत्र। कौन क्षेत्र भाई? दक्षिण पश्चिम क्षेत्र बिहार का कौन कौन सा जिला? कैमूर, सासाराम। कौन सा? कैमूर, सासाराम, बक्सर। कैमूर, सासाराम, कैमूर, सासाराम। अगर बिहार के भौगोलिक स्थिति पर देखेंगे तो कैमूर, सासाराम, बक्सर की बात करेंगे तो ये सारे दक्षिण पश्चिम में है। किधर हैं? किधर हैं? और कहता कि बिहार में जलवायु की दृष्टि से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन है? तो एरिया है दक्षिण पश्चिम क्षेत्र। क्योंकि ध्यान रखेंगे इस क्षेत्र में मानसूनी वर्षा थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि ये ध्यान रखेंगे प्रायद्वीप पठार से घिरा हुआ है। किस पठार से? प्रायद्वीप पठार। कौन पठार? कौन पठार? प्रायद्वीप पठार। ये सारे डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। 124 के बाद 125 ध्यान दीजिएगा। कहता है कि बिहार प्रदेश की समस्त भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? 75। कितना? देखिए बिहार की बात करेंगे तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे बिहार का अधिकतर एरिया मैदानी है। क्या है? बिहार का अधिकतर एरिया क्या है? मैदानी है। इस लेकर यहां 75% भूमि जो है वो ध्यान रखेंगे किस योग्य है भाई? कृषि योग्य है। किस योग्य है? तो 75% ये ध्यान रखिएगा
कि भाग जो है वो कृषि योग है, जबकि 25% में ध्यान रखेंगे जंगल, इसके अलावा जंगल के अलावा ध्यान रखेंगे पहाड़ पठार, ये सारे के सारे एरिया हैं। तो लगभग 25% एरिया ध्यान रखेंगे पहाड़ी पठारी और ध्यान रखेगा, जबकि नम भूमि दलदल भूमि, और जबकि 75% एरिया ध्यान रखें कृषि योग है। किसके योग है? किसके योग है? इस लेकर बिहार में 70% से ज्यादा लोग जो है वो ध्यान रखेंगे किस पर आधारित हैं? कृषि पर। किस पर आधारित हैं? किस पर है? और ध्यान रखेंगे कृषि के साथ एक प्रचंड बेरोजगारी जुड़ा हुआ होता है, इस लेकर बिहार के ज्यादातर लोग 2-3 महीना तो इनको बहुत ज्यादा रोजगार मिल जाता है जब कृषि कार्य रहता है, जबकि ध्यान रखेंगे इसके बाद लोगों का पलायन होता है। जबकि अगर कृषि कार्य किसी कारणवश खास करके कोसी बेल्ट में बाढ़ से, और ध्यान रखेंगे दक्षिण बिहार में सूखे से प्रभावित, अगर बिहार में कृषि प्रभावित होता है तो ज्यादातर लोग ध्यान रखेंगे कि बिहार से दूसरे प्रदेश की ओर क्या होते हैं कि प्रवास करते हैं या माइग्रेट करते हैं। तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे बिहार में पलायन का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि ज्यादातर लोग कृषि पर आधारित हैं, और कृषि के साथ याद रखेंगे एक प्रचंड बेरोजगारी जुड़ा हुआ यह होता है कि कृषि कार्य एक लिमिट समय तक ही होता है, इसके बाद लोग नॉर्मल बेरोजगार ही हो जाते हैं, तो वो अपने प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेश जाते हैं। लेकिन अगर कृषि में ध्यान रखेंगे कृषि बाढ़ या सूखा से अगर प्रभावित हो गया तो ध्यान रखेंगे ज्यादातर लोग अपने प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेश जाते हैं। तो बिहार से ध्यान रखेंगे लोगों का दूसरे प्रदेश में जाना, कहीं ना कहीं ध्यान रखेंगे कि ज्यादातर लोगों का कृषि पर आश्रित होना, कृषि पर निर्भर होना। अगर कृषि के साथ यहाँ उद्योग धंधे भी होते तो बिहार के लोगों का पलायन शायद दूसरे प्रदेश में कम होता, क्योंकि पंजाब की अगर बात करेंगे तो पंजाब भी मैदानी इलाका ही है, लेकिन ध्यान रखेंगे पंजाब में वेल डेवलप कृषि के साथ साथ ध्यान रखेंगे कि औद्योगिक विकास भी बहुत ज्यादा हुआ है। इस लेकर देखेंगे कि बिहार से या यूपी से लोग पंजाब चले जाते हैं, क्योंकि वहां का कृषि डेवलपमेंट, वहां कृषि ये है कि कृषि को उद्योग के टाइप, इंडस्ट्रीज के टाइप से ध्यान रखेंगे वहां के लोग करते हैं। तो स्पष्ट रूप से वहां पर कृषि में ध्यान रखेंगे सूखेपन या बाढ़ की उतनी कोई समस्या नहीं है। मतलब अगर किसान को ये लग जाए कि कृषि से ही हमारा सब कुछ बेहतर हो जाएगा तो भी ध्यान रखेंगे कृषि पर ही निर्भर रहेंगे। लेकिन बिहार में कृषि मानसून और मौसम पर आश्रित है। अगर मानसून बेहतर हुआ तो ध्यान रखेंगे कृषि कार्य बेहतर होंगे, अगर मानसून खत्म हो गया तो ध्यान रखेंगे कृषि कार्य अच्छे नहीं होंगे। इस लेकर ज्यादातर लोग बिहार का ध्यान रखेंगे दूसरे प्रदेश में क्या होते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक साल तो बेहतर खेत कृषि होगा, फिर 3 साल 2 साल मानसून प्रभावित रहेगा और हमारी कृषि अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी, तो हमारा विकास और हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इस लेकर ध्यान रखेंगे कि कृषि योग्य भूमि होते हुए भी यहाँ के लोगों का पलायन का एक बहुत बड़ा कारण है बिहार में। ध्यान रखेंगे बाढ़ और सूखा, बाढ़ और क्या, बाढ़ और कन्फर्म ना, ध्यान रखिएगा। बंदर हो गई है, हाँ जी करते रहती है। चलो भाई ध्यान देना, नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। 125 के बाद 126। बिहार के किस जिले में सिल्क का कारखाना है? भागलपुर। कहां भाई? तो भागलपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? सिल्क के लिए। किसके लिए? सिल्क के लिए। और ध्यान रखेंगे भागलपुर को सिल्क का जीआई टैग भी प्राप्त है कि नहीं है? इसके अलावा कतरनी चावल, कौन सा? कतरनी चावल का भी याद रखेंगे जीआई टैग किसको मिला है? भागलपुर। किसको भाई? कौन चावल? और सिल्क किसके लिए? सिल्क और कतरनी चावल के लिए कौन सा प्रदेश भाई? भागलपुर। कौन? भागलपुर। याद रखिएगा। तो सिल्क कारखाना बिहार के किस जिले में है? भागलपुर के अंदर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है भाई बिहार का कौन सा जिला खनिज संसाधनों के मामले में समृद्ध है? कौन? जमुई की बात करेंगे। जमुई का 80% एरिया पहाड़ी है। क्या है? किसका? तो जमुई का 80% एरिया क्या है?
और ध्यान रखेंगे भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण ने ये बताया है कि भारत का 44% गोल्ड भंडार जो है सोने का, वो याद रखेंगे बिहार में है। कहां पे है? और बिहार के किस जिले में? कहां पे? तो बिहार के जमुई में। याद रखेंगे भारत के कुल कितने प्रतिशत? 44% किसके भंडार है? सोना का। किसका? तो सोने के कितने प्रतिशत? 44%। कितने प्रतिशत? तो 44% सोने के भंडार बिहार के किस जिले में है? जमुई। किस जिले में? कंफर्म ना? ध्यान रखिएगा, सवाल यहां से पूछे जा सकते हैं, जबकि अन्य खनिज के मामले में भी ध्यान रखेंगे यहां से भंडार है, निकाला नहीं गया है। लोहा का भी भंडार है, यह ध्यान रखिएगा। 127। ये तो नॉर्मल सवाल है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। कितने मार्च को? कितने मार्च को? कौन दिवस? तो ये स्टैटिक सीधा याद रखेगा। बिहार दिवस कितने मार्च को? 22 मार्च को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे भाई। कहता है कि अरब सागर के तटीय किनारे पर स्थित प्रमुख शहर कौन सा है? कौन सा? तो अब ध्यान रखेंगे अरब सागर। कौन सागर? अरब सागर की अगर बात करेंगे तो अरब सागर के तट पर पूछ रहा है, तो यहां पर ध्यान देंगे अरब सागर के तट पर कोची है। कोची कहां पड़ता है? केरल में। सीधा आप ये नक्शा देखें, ये अरब सागर है। अरब सागर के तट पर कुछ प्रमुख शहर और बंदरगाह भी हैं। जैसे एक बंदरगाह है कांडला। कौन सा? दीनदयाल बंदरगाह। कौन बंदरगाह? यहीं पर एक बंदरगाह है ओखा। कौन सा? ओखा। कौन सा? ओखा बंदरगाह कहां है? गुजरात। फिर याद रखेंगे सबसे महत्वपूर्ण है न्यावा सोबा। कौन सा? तो न्यावा सोबा है महाराष्ट्र में अरब सागर। महाराष्ट्र में कहां पे? कौन सा? न्यावा सोबा को ही जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? तो न्यावा सोबा के एक अन्य नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कौन बंदरगाह? कौन बंदरगाह? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या न्यावा सोबा कहां है? महाराष्ट्र। कहां पे? इसके अलावे न्यावा सोबा के अलावे याद रखेंगे मारमा गोवा। कौन सा? तो बताइए मारमा गोवा कहां है? गोवा कहां है? कौन सा? इसके अलावे कोची। कौन सा? तो कोची कहां है भाई? केरल। कहां पे? कौन सा? कोची। कौन सा? ये सारे अरब सागर तट पर हैं। किस तट पर हैं? किस तट पर? तो अरब सागर तट पर कांडला। कौन? ओखा, न्यावा सोबा, मारमागोआ, कोची। ये सारे किस तट पर हैं? अरब सागर। किस पे? कंफर्म ना? जबकि कभी कभी पूछेगा बंगाल खाड़ी। कौन? बंगाल की खाड़ी पर सबसे पहला है, ध्यान दीजिएगा, तूतीकोरिन। कौन सा? तूतीकोरिन बंदरगाह नाम सुने हैं? तमिलनाडु में। कहां है? फिर है एन्नौर। कौन सा? एन्नौर भी तमिलनाडु। कहां? कहां भाई? कौन सा? और फिर है पारादीप। कौन सा? पारादीप कहां है? उड़ीसा। पारादीप कहां है? पारादीप। पारादीप। तो पारादीप का संबंध कहां से है? उड़ीसा। कहां से है? एन्नौर कहां है? कहां है? कहां है? और तूतीकोरिन। तूतीकोरिन क्लियर। जबकि कांडला का संबंध कहां से है? गुजरात। कंफर्म। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। केरल राज्य भारत के किस तट पर स्थित है भाई? दक्षिण पश्चिम। कौन? कौन भाई? केरल। कौन? तो केरल भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? अब नक्शे पे थोड़ा देख लीजिए। नक्शा पर ये है दक्षिण। ये क्या है? ये ही केरल है। अब केरल पर हम आ ही गए तो केरल की बात करेंगे।
सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ है? कहाँ? तो याद रखेंगे साक्षरता दर का संबंध, साक्षरता दर ज्यादा कहाँ है? लिंगानुपात। कौन सा? तो लिंगानुपात की बात करेंगे, सबसे ज्यादा कहाँ है? तो लिंगानुपात ज्यादा कहाँ? कहाँ? साक्षरता दर। केरल की बात करेंगे, केरल के तट को मालाबार कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मालाबार तट किसको कहते हैं? जहां पर बड़े पैमाने पर मोनोजाइट। कौन सा? कौन सा? या थोरियम। क्या भाई? तो मोनोजाइट और थोरियम याद रखेंगे कहां मिलते हैं? केरल के मालाबार तट। केरल के। जबकि ध्यान रखिएगा कि यहां पर कुछ पश्च झील के उदाहरण हैं, लेगून झील पश्च झील के उदाहरण हैं, जिसमें सबसे पहला केरल में एक झील है पेरियार। कौन सा? कौन सा? पेरियार के बाद है अष्टमुदी। कौन सा? कौन सा? और फिर है बेम्बानाद। कौन सा? बेम्बानाद। कौन सा? तो पेरियार, अष्टमुदी और बेम्बानाद कहां है? कहां? पेरियार, अष्टमुदी और बेम्बानाद कहां है? केरल। कहां है? केरल सबसे ज्यादा मसाले, क्या चीज? रबड़, क्या चीज? काजू, क्या चीज? का उत्पादन कौन करता है? कौन? कौन? केरल में ही याद रखिएगा, केरल के क्षेत्रों में जो वनस्पति मिलते हैं वो एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, सदाबहार। कौन सा? तो सदाबहार वन ज्यादा कहां मिलेंगे? केरल। कहां पे? कौन वन? तो सदाबहार वन ज्यादा कहां मिलेंगे? केरल। कहां पे? कहां पे? कौन वन? कौन? कौन? तो मसाले, रबड़, काजू सबसे ज्यादा कहां पे? केरल की भौगोलिक स्थिति दक्षिण पश्चिम। कहां पे? सबसे पहले मॉनसून कहां आता है? केरल। कहां? कहां? और वो मॉनसून है दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून। कौन? तो मॉनसून का आगमन सबसे पहले कहां होगा? केरल। कहां? कहां? और दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून सबसे पहले कहां आएगा? केरल। कहां पे? कहां पे? केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार। क्या कहते हैं? तो केरल के तट को क्या? क्या? तो केरल के तट को क्लियर ना? और केरल के काली तट पे ही याद रखिएगा पहला यूरोपीय पुर्तगाली आया था, वास्को डिगामा। कौन आया था? वास्को डिगामा। 1400 तो 1498 को वास्को डिगामा केरल के किस तट पे पहुंचा था? कालीकट। किस पे? किस पे? कन्फर्म ना? तो याद रखिएगा केरल से कुछ नॉर्मल सवाल आपको बताए गए। केरल के बाद चलेंगे, आप देखेंगे क्या कहता है। कहता है, ये तो अभी बताए थे कि भारत में मॉनसून की शुरुआत कहां से होगी? केरल। कहां से? अच्छा ध्यान रखिएगा कि मॉनसून का आगमन और मॉनसून का लौटना, मॉनसून आया तो ध्यान रखेंगे मॉनसून का आगमन और मॉनसून का लौटना, तो ध्यान रखेंगे ये किस पर आधारित है। सदैव ध्यान रखिएगा कि मॉनसून जो भारत में प्रवेश करता है, भारत की जलवायु मॉनसून है। अब थोड़ा सा इस नक्शे के माध्यम से आप जान लीजिए कि मॉनसून क्यों आता है और कैसे आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसका एक बड़ा कारण ये आप जान लीजिए कि सबसे पहले आप जाने कि मॉनसून केरल से ही प्रवेश क्यों करता है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, अभी मार्च, आज 1 मार्च हो गया है, 1 मार्च से भारत में थोड़ी थोड़ी गर्मी प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि 21 मार्च को सूर्य विषुवत पे आएगा और तब 21 मार्च के बाद ध्यान रखेंगे भारत में गर्मी ठीक ठाक हो जाएगा। मार्च के बाद अप्रैल में गर्मी बढ़ेगा, मई आते आते गर्मी बहुत बढ़ जाएगा और जून आते आते, रे लड़का रुक जा, ये आंतरिक मामला है, अपने अपने हंसता है, बात समझो, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे उत्तर भारत में जून आते आते भीषण गर्मी बढ़ेगा, तो
तो जब गर्मी बढ़ेगा तो तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर जून आते आते तो हालात इतना गंदा हो जाएगा कि ध्यान रखेंगे पूरा उत्तर भारत लू के चपेट में आ जाएगा। तो टेम्परेचर तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब तापमान जैसे ही बढ़ता है ना तो ध्यान रखेंगे यहाँ हवा जो है अभी जितना बढ़िया थोड़ा हवा लग रहा है उतना बढ़िया नहीं लगेगा, वो पंखा का हवा भी गर्म लगेगा। अब पंखा का हवा गर्म होगा और ये गर्म हवा जो है ना ऊपर उठेगा, गर्म होकर हवा कहाँ जाता है ऊपर। जब हवा ऊपर चला जाएगा तो नीचे में रहेगा, तो नीचे में जब हवा नहीं रहता है ना तो ये पूरा उत्तर भारत में हवा की कमी हो जाता है। इस लेकर ये एरिया निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, लो प्रेशर। क्या बन जाता है, क्या एक्सीडेंट में लोग इसलिए मर जाता है, जैसे एक्सीडेंट नॉर्मल हुआ बेहोश हो गया, अब कहीं पर थोड़ा फुट टूट गया और बेहोश होके गिर गया, नहीं रात उसमें कोई देखा तो धीरे धीरे ब्लड उसका गिर गया, बीपी लो हो जाता है। ब्लड गिरेगा तो बीपी क्या होगा, लो, फिर व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो पूरा उत्तर भारत लो प्रेशर हो जाता है। क्या हो जाता है, लो प्रेशर। एक सदैव कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एयर प्रेशर क्या होगा, कम। क्योंकि जब हवा गर्म होगा तो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा तो नीचे रहेगा। तो यहां हवा के एकदम कमी हो जाता है। अब जब हवा का कमी हो जाता है तो ध्यान रखेंगे ये लो प्रेशर क्षेत्र होता है। ज्यादातर लोग गर्मी में ही कोको कोला की तरफ क्यों भागते हैं, पानी की तरफ क्यों भागते हैं, क्योंकि गर्मी में आपका बॉडी डिहाइड्रेट होता है, पानी का कमी होता है। पानी का कमी इसलिए होता है कि आपका बॉडी से इतना पसीना निकलता है कि जितना पानी पीते उतना पसीना निकल जाता है और उससे ज्यादा टेम्परेचर आपके पानी को सोख लेता है। इसलिए कर लगातार आप ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। कोई बोल भी दिया कि रे आ जाओ कोल्ड ड्रिंक्स मंगवा रहे हैं तो वहां पहुंच जाता है। तो ठंडा में आप कोल्ड ड्रिंक्स के तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। और ध्यान रखेंगे गर्मी में ज्यादा होते हैं क्योंकि बॉडी को पानी चाहिए, और बॉडी को पानी नहीं चाहिए, थोड़ा ठंडा ठंडा पानी चाहिए, है ना। इसलिए कर ध्यान रखेंगे कि कहीं भी छांव मिलता है, कहीं भी याद रखेंगे। अगर मार्केट गया तो देख लिया कि दुकान में सामान है, लेना नहीं है, तभी एसी लगल है तो बैठ के झूठों देख रहा है। अच्छा बहुत है। मॉल उल में क्या होता है, पटना लड़का निकल जाता है 4 बजे शाम में, उधर 2-3 घंटा मॉल में घूमते घूमते जो है ना, लेगा कुछ नहीं, 2 बार पहनेगा, 2 सेल्फी लिया, 2 घूम के चल आ गया, 2-4 बार है ना, 2-4 घंटा टाइम कट गया। तो क्यों, क्योंकि आपको बॉडी को ठंडा या ठंडे पानी की जरूरत होती है। यहां उत्तर भारत में काफी भीषण गर्मी के कारण लो प्रेशर बना। ये लो प्रेशर उसी प्रकार से ताकत होता है जिस प्रकार से गर्मी में आने के बाद घर में आप ठंडा पानी की तरफ खोजते हैं और भागते हैं। ये इतना लो प्रेशर बन जाता है। लो प्रेशर जो बनता है तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको कभी समझाएंगे। तो ये होता क्या है कि ये जब धरती गर्म होगा तो ये ठंडी ठंडी हवा को अपने तरफ आकर्षित करता है। इस लेकर दक्षिणी गोलार्ध के याद रखेंगे या व्यापारिक पवने को अपने और ये लो प्रेशर इतना ताकतवर होता है कि लो प्रेशर जो है उस हवा को अपने ओर अट्रैक्ट करता है, खींचता है, और ध्यान रखेंगे और फिर जन्म लेता है मॉनसून। चूंकि दक्षिण पश्चिम मैंने इसलिए नाम दिया क्योंकि ये ध्यान रखेंगे इधर दक्षिण है और ये पश्चिम है, इस लेकर दक्षिण पश्चिम से आने के क्रम में इस मॉनसून को हम दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून कहते हैं। तो जितनी ज्यादा गर्मी अच्छी होगी, जितना ज्यादा धरती याद रखेंगे तपेगा, उतना बेहतर मॉनसून भारत में आएगा। तो मॉनसून के आगमन के लिए याद रखेंगे टेम्परेचर का बहुत बड़ा क्या है, योगदान है। क्या है, योगदान। तो ध्यान रखिएगा। और भारत की जलवायु मॉनसूनी है और भारत में सबसे ज्यादा याद रखेंगे वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। निर्वर्तित मानसून या लौटते हुए मानसून से वर्षा तमिलनाडु के कोरोमंडल, तमिलनाडु के कंफर्म ना। और सबसे ज्यादा वर्षा कहां होता है, मासिनराम। सबसे ज्यादा वर्षा कहां होता है, तो अगर पूछेगा कि सबसे ज्यादा वर्षा कहां होता है, मासिनराम। कहां होता है भाई। और सबसे कम वर्षा कहां होता है, लेह। कहां पे, तो सबसे कम वर्षा कहां, लेह। कहां पे, लेह। याद रखिएगा। कहता है केरल को किस उपनाम से जाना जाता है, ईश्वर का अपना देश। ईश्वर का अपना, तो याद रखेंगे ईश्वर का अपना देश के नाम से ये उपनाम है। याद रखेंगे किसका, केरल का।
किसका भाई? केरल का। तो केरल का कहता है कि उपनाम, तो ईश्वर का अपना देश उपनाम के नाम से भी कौन जाना जाता है? केरल। कौन जाना जाता है? केरल। कौन जाना जाता है? केरल। याद रखिएगा। और नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल भाई कहता है केरल में कौन से मसाले प्रमुख रूप से होते हैं? इलायची, काली मिर्च। इलायची और कौन? तो इलायची, काली मिर्च और लौंग। इलायची, काली मिर्च और इलायची, काली मिर्च और इस लेकर ये सभी मिलकर बना गरम मसाले। क्या बना? तो गरम मसाले की अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा गरम मसाले में इलायची, लौंग, मिर्च, दालचीनी। इलायची, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी का उत्पादन कौन करता है? केरल। कौन करता है? कौन करता है? तो इलायची, दालचीनी, लौंग और ध्यान रखेंगे का उत्पादन कौन करता है? काली मिर्च का कौन करता है? केरल। जबकि काजू का भी उत्पादन कौन करता है? केरल। रबड़ का उत्पादन कौन करता है? और यही मसाले ध्यान रखेंगे यूरोपियों को अपनी ओर अट्रैक्शन और आकर्षित किया। अगर ध्यान रखेंगे कि ये मसाले नहीं होते तो शायद यूरोपीय नहीं आते, क्योंकि ध्यान रखेंगे यही यूरोपीय का अट्रैक्शन का बड़ा केंद्र रहा, क्योंकि केरल मसाले का उत्पादक है। सबसे पहले केरल से ध्यान रखेंगे मसाले का व्यापार अरब वाले करते थे, और वही अरब वाले ने भारत के जलवायु को मॉनसून नाम दिया, क्योंकि भारत की जलवायु जो मॉनसून है वह अरबी शब्द मौसमी से बना है। और वही ध्यान रखेंगे कि मौसम को उन्होंने ध्यान रखेंगे मॉनसून कहा, तो स्पष्ट रूप से मॉनसून एक अरबी शब्द है। और दूसरी बात, ये अरब वाले व्यापार करते थे, अरब वाले इटली के रास्ते यूरोप तक मसाले पहुंचाते थे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मुख्य रूप से कि 15वीं शताब्दी के अंत में ध्यान रखेंगे यूरोपियों का अट्रैक्शन भारत के तरफ हुआ, और ध्यान रखेंगे कि वास्को डी गामा केरल के काली तट पर पहुंचा। केरल के किस तट पे? काले। और फिर यूरोपीय आगमन में ध्यान रखेंगे पुर्तगाली के अलावे ध्यान रखेंगे कि मुख्य रूप से डच है, इसके डच से पहले अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी और स्वीडिश, ये सभी याद रखेंगे क्रमशः आए। लेकिन सबसे ज्यादा दिनों तक ध्यान रखेंगे कौन रहा? अंग्रेज। कौन रहा? लेकिन ध्यान रखेंगे आगमन सबसे पहले पुर्तगाली का हुआ, और दुरागमन भी याद रखेंगे पुर्तगाली का हुआ। 1498 में याद रखेंगे पुर्तगाली आए थे, और 1961 में यहां से गए थे। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे केरल के संदर्भ में ध्यान रखेगा कि केरल मसाले, रबड़, काजू का उत्पादन करता है। मानसून का आगमन सबसे पहले केरल में होता है। केरल लिंगानुपात में सबसे ज्यादा है, साक्षरता दर में सबसे ज्यादा है। जबकि याद रखेंगे आपके मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा साक्षरता और लिंगानुपात के अलावे ध्यान रखिएगा कि केरल की अगर बात करेंगे तो इसकी भाषा मलयालम है। क्या है? सबरीमाला मंदिर का संबंध भी कहां से है? केरल से। कहां से है? केरल। कौन? सबरीमाला। तो सबरीमाला टेम्पल का संबंध कहां से है? कहां से? कहां से? कहां से? और भारत में सबसे ज्यादा, एक सवाल पूछ सकता है कि भारत में सबसे ज्यादा ईसाई कहां है? केरल। कहां पे? तो भारत में सबसे ज्यादा ईसाई जनसंख्या कहां है? कहां पे? तो ईसाई जनसंख्या कहां पे? कहां पे? क्लियर ना? तो आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे, है ना? नेक्स्ट क्लास कल। वहां पे क्लास है।
डिम्पल